हेलो दोस्तों, मैं आरपी। आज के वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम पे चर्चा करेंगे। एचसीएफ हमने पहले भी ज्ञात किया था, लेकिन उसमें यूक्लिड विभाजन विधि थी। और अब हमारे कौन सी विधि काम आएगी? अभाज्य गुणनखंड विधि, जो हमने छोटी कक्षाओं में भी पहले ये सब अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखा हुआ है। और पहले बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। अधिकतर बच्चों का क्वेश्चन है कि एचसीएफ की कोई फुल फॉर्म होती है, या एचसीएफ एससी भी होता है, या एचसीएफ को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये जानना भी जरूरी है। तो एचसीएफ का अर्थ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यह होती है एचसीएफ की फुल फॉर्म, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? महत्तम समापवर्तक, ये बोला जाता है इसे हिंदी में। अब एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट। क्या होती है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। सॉरी, फैक्टर नहीं है, इस बार एम है। एम का अर्थ होता है मल्टीपल यानी यानी कि होता है गुणनफल या गुणा। मल्टीपल का गुणा, सीधा सीधा समझ लीजिए आप। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं, समावर्तक बोलते हैं, एक ही बात है। ये एचसीएफ की फुल फॉर्म हो गई, ये एलसीएम की फुल फॉर्म हो गई। बच्चों की जिज्ञासा थी कि एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म बताई जाए, तो पहले इसको नोट कर लो। नोट करना चाहो तो फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। सभी क्रियाविधियों को छोड़कर सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दें। हमें क्या करना है? 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है हमारा अभाज्य गुणनखंड। जो भी संख्या दे रही है उनका अभाज्य गुणनखंड कर लो। ये तो आपको आना ही चाहिए। 12 के अंदर 2 का भाग जाएगा 6 बार, 6 के अंदर 2 का जाएगा 3 बार, 3 के अंदर 3 का जाएगा 1 बार। ये हो गए 12 के। अब कर लो 15 के। 15 में सबसे छोटी संख्या किसका भाग जाएगा? 3 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 में 5 का 1 बार। 21 में किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा? नहीं जाएगा। 3 का जाएगा? कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 में 7 का ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है यहाँ तक? अब देखो, लिख लो इनको। 12 के जो भी गुणनखंड है इनको लिख लो। 2 बार है तो 2 की घात 2 कर देता हूँ, इंटू 3। यहाँ पे 2 बार है इसलिए मैंने 2 की घात 2 लिख दिया, इंटू 3। फिर क्या है? 15 की गुणनखंड लिखो। 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। और 21 के गुणनखंड है 3 इंटू 7। ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक तो कर लोगे सब, आगे भी कर लोगे। आप तो समझदार बच्चे हो वैसे भी। एचसीएफ, अब एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। तो एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में कॉमन भाग देखते हैं हम पहले। देखो, 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, और 3 इसके अंदर भी है। इसमें 2 है, 2 इन दोनों में नहीं है, यानी 2 तो नहीं आएगा। 3 है, 3 तीनों में है। 5, 7 एक में है, यानी कि 3 है जो कॉमन है। तो हमें पता है एचसीएफ के अंदर हम क्या लेते हैं? जो भी गुणनखंड दे रखे हैं हमें, उनमें कॉमन पार्ट है वो हम एचसीएफ के अंदर लेते हैं। और घात कौन से लेते हैं? छोटी घात। तो छोटी घात, सबकी घात कितनी? 1 ही है, यानी घात 1 ही आएगी। तो ये 3, ये अपना हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? जितने भी गुणनखंड है संबंधित, हमारे जितने भी संबंधित गुणनखंड है उन सबको लिख दीजिए। 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो। 3 बार है, लेकिन हमें एलसीएम के अंदर लिखना कितनी बार है? 1 बार ही। सबको एक एक बार लिख दो। 5 है और 7 है, इतना ही है, रिपीट नहीं करना है। 3 यहाँ पे 3 बार, लेकिन हमें रिपीट नहीं करना, एक बार लिखना बस।
2 को लिख दिया, 3 को, 5 को, 7 को, जितने भी है सबको लिख दीजिए बस। अब क्या करना है एलसीएम के अंदर, एलसीएम के अंदर कौन सी घात लेनी, बड़ी घात लेनी है। अब देखो 2 हमने लिया, 2 की बड़ी घात कितनी है 2, तो ये 2 की बड़ी घात 2, बाकी 3, 5 और 7 इनकी घात एक एक है, तो एक घात लिखने की हमें आवश्यकता नहीं। अब देखो 2 की घात 2 कितना होता है 4, 4 3 12, 12 5 की 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, 420, 420 हमारे पास क्या है एलसीएम। अब आपको पता चला होगा एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम हमेशा ही बड़ा आता है और एचसीएफ हमेशा छोटा ही आता है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ में हम कॉमन संख्या देखते हैं और एलसीएम में सभी पद लेते हैं, इसलिए गुणा होने पर हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती है। नोट डाउन करो इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 क्या दे रखा है 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। तो सबसे पहले भाज्य गुणनखंड करना है। 17 के अंदर किसका भाग जाएगा 17 का जाएगा, क्योंकि 17 का भाज्य संख्या है। और 23 भी एक भाज्य संख्या है, 23 के अंदर 23 का भाग जाएगा, एक बार जाएगा। 29 के अंदर देखो किसी का भाग जाएगा, किसी का नहीं जाएगा, ओनली 29 का जाएगा एक बार। जो भी संख्याएं दे रही सभी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी, वे संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाता है वो कहलाती है अभाज्य संख्या। तो 17, 23 और 29 सब अभाज्य संख्या हैं। इनमें 17 का जाएगा, 23 में 23 का जाएगा, 29 में 29 का जाएगा। अब लिख लो 17 के गुणनखंड क्या है 17 इंटू 1, 23 के क्या है 23 इंटू 1 और 29 के 29 इंटू 1। अब हमें क्या याद करना है एचसीएफ। एचसीएफ हम क्या करते हैं कॉमन गुणनखंड आता है। तो देखो 17, 23 और 29 के गुणनखंड में आपको कौन सी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, अब तो आपको पता चलने लग गया होगा। एक सभी में कॉमन है तो हमारा क्या हो जाएगा एक एचसीएफ हो जाएगा। और छोटी घात लेनी है तो सभी की घात समान है तो एक ही आएगा। अब लेना है हमें एलसीएम। एलसीएम हम क्या लेते हैं जितने भी पद है सब ले लो। 17 आएगा, 1 भी आएगा, 23 भी आएगा और 29 भी आएगा। यही है, रिपीट किसी को नहीं करना है। 17, 23, 1 और 29 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर लो और लिख देना यहाँ पे। करना होगा मल्टीप्लाई तो चलो मैं करके बता देता हूँ आपको। 51, 5, 34, 34, 5, 39, फिर इसको 29 से करना है। 9, 1, 8, 27, 8 कितने होते हैं 27, 8, 3, 35, 2, 8, 1, 7, 9, 3, 3, 1, 5, 6, 7, 11,339। कितना 11,339, ये अपना आंसर है। नोट डाउन करो इसे, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। इस बार क्या दे रखा है 8, 9 और 25, कुछ भी दे रखा हो। हमें पता है सबसे पहला काम क्या करना है अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग गया तो 1 बार। अब 9 के करो, 9 में किसका भाग जाएगा 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 में 3 का 1 बार जाएगा। 25 में किसका भाग जाता है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या भाग जाएगा 5, 5 का 5 बार, 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा 1 बार। ये हो गई गुणनखंड अभाज्य। और अब इनके आगे लिख लो 8 के गुणनखंड कितने हैं 2 कितनी बार है 3 बार है, तो मैं सीधा लिख दो 2 की घात 3। फिर किसकी गुणनखंड है 9 के, 9 के कितने 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर। फिर है 25 के, 25 की क्या गुणनखंड है 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर। ये हमें गुणनखंड दे रखे हैं। और नीचे क्या 1 कि 1 में 1 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, इसलिए 1 हम लिख रहे हैं क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो तो क्या होगी कॉमन 1 होगी, क्योंकि इन संख्याओं को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या आएगी। 5 का स्क्वायर वगैरह 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का स्क्वायर ही आएगा। समझ में आया, इसलिए हम 1 लिख रहे हैं। तो ये 1 ही हमारा कॉमन हो जाएगा इसके अंदर।
जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो कॉमन क्या था, एक, यानी कि HCF क्या होगा, HCF हम कॉमन संख्या लेते हैं, कॉमन क्या आएगा, एक, ये नीचे वाला एक कॉमन है सब में, बस तो HCF एक हो गया। और LCM, LCM हम क्या करते हैं, पहले सभी गुणनफल लिखते हैं, गुणनफल लिख दो, 2, 3 और 5, यही है, 2, 3 और 5, एक भी लिख लो चाहो तो, बड़ी घात लेनी है तो 2, ओनली 2 ही है और कहीं नहीं है, घात कितनी है, 3, तो घात 3 ले लो, 3 है, इसकी भी घात 2 ले लो, 5, 5 की घात 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 की घात 3 कितना होता है, 8, 3 की घात 2 9 और 5 की घात 2 25। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएंगे, 72 और ये 25, फिर 25 को 25 दो 50, 5 हासिल 25, चलो 175, 75 5 80, 180, ये 1800। HCF आ गया हमारे पास एक और LCM आ गया 1800, यही आंसर है, नोट करो इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो सभी बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इस बार हमें क्या याद करना है, HCF दे रखा है हमें 306 और 657 का HCF दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, और LCM ज्ञात करना हमें इन संख्याओं का। संख्याएं कितनी दे रखी है हमें, 2, 306 और 657। तो आपने जब पहले क्वेश्चन किया होगा तब एक जांच वाला क्वेश्चन आया था, उसमें हमने पढ़ा था, याद हो तो पढ़ा था, जांच कैसे करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये फॉर्मूला याद रखना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये होता है। तो दो संख्याएं कौन सी दे रखी है, 306, क्या करना है, 306 इंटू 657, इनका हमें गुणनफल करना है। ये फॉर्मूला मन से नहीं बनाया, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हमने जांच में प्रयोग किया था, याद हो तो। HCF हमें दे रखा है 9 इन दोनों का, और LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM का LCM अपनी जगह रख दो। अब देखो आपको पता है हमें LCM ज्ञात करना है, तो LCM को अपनी जगह रख दीजिए, और ये 9 है, ये बराबर है, इस 9 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, इधर इंटू के अंदर है, बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग में ले लो, इधर क्या है 306 657 चल रहा है, जैसे ही बराबर के इस तरफ भेजेंगे ये हो जाएगा भाग में। अब 9 का भाग दे लो, किसी के अंदर हो जाता होगा, ऊपर इंटू में है तो हम भाग दे सकते हैं, 9 का भाग दो इसके अंदर, 9 3 27, 3 36, 9 चौक 36, कितनी बार जाएगा, 34 बार। अब 34 इंटू 657, ये अपना है LCM, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 657 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, 28 2 हासिल 22 2 26, 1 2 15 2 17, 1 हासिल 18 और 1 19, 8 3 7 6 13 को 3, 1 हासिल 9 2 11, 1 12, 1 हासिल 22,338, कितना आ रहा है, 22,338 क्या है, LCM हमें प्राप्त हुआ। क्या याद करना है क्वेश्चन के अंदर, LCM ही पूछा गया, तो LCM आएगा 22,338, नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिएगी क्या किसी प्राकृत संख्या चयन अंक 0 पर समाप्त होती है। हमें क्या पूछा गया है, संख्या दे रखी है चयन और अंक क्या है 0 पर समाप्त हो सकती है। संभावना पूछिए कि 6 की घात n, यानी n का मान कुछ भी हो सकता है, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब कुछ भी हो सकता है, वो 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कौन सी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर कौन सी संख्या समाप्त हो सकती है। अब देखो आप इधर देखो बोर्ड पर, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, यानी कि ये गुणनखंड हो किसी भी गुणनखंड के अंदर तो हमेशा संख्या 0 पे ही समाप्त होगी। जैसे मैंने 3 2 और 5 ये लिया, तो भी 5 दूनी 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 0 पर समाप्त हुई। यानी कि कैसी भी संख्या दे रखी हो, अगर उस गुणनखंड के अंदर 2 और 5 ये अंक हो
तो वो संख्या हमेशा 0 पर ही समाप्त होगी। तो हमें देखना है 6 की घात n है, इसके अंदर, इस गुणनखंड के अंदर 2 और 5 है क्या? अगर 2 और 5 दोनों अनिवार्य है, दोनों होंगे तो ही वो 0 पर समाप्त होगी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 0 पर समाप्त कब होनी चाहिए। जिस संख्या के गुणनखंड, लिख देता हूं मैं, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अंक 2 व 5 अनिवार्य रूप से हो, अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से हो, तो वह संख्या क्या होती है? वह संख्या, इनको आप ऐसे लिख लीजिए, 2 की घात n, 5 की घात n। 2 कितने भी हो सकते हैं, 5 भी कितने हो सकते हैं। तो वह संख्या 0 पर क्या होती है? समाप्त होती है। ये हो गई कंडीशन। अब पर्सन में देखो, पर्सन में हमारे कौन सी प्राकृत संख्या दे रखी है? 6 की घात n। तो 6 की घात n, 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 इंटू 3, यही होंगे। 6 की गुणनखंड करोगे तो ऐसे करोगे, 6 इसमें 2 का दोगे 3 आएगा, फिर 3 का 3 में एक बार, ऐसे करोगे आप गुणनखंड। कितना है? 2 और 3, 2 और 3 आएंगे। इनको ऐसे लिख लो, 2 की घात n, 3 की घात n। अब देखो कंडीशन क्या है, अंक कितने होने चाहिए? 2 की घात n और 5 की घात n, दोनों होने चाहिए अनिवार्य रूप से। हमारे पास क्या है? 2 तो है, 3 है, हमें 3 से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 नहीं है। यानी कि 2 और 5 दोनों अनिवार्य रूप से होंगे तो ही 0 आएगा। यानी हमारे पास 2 तो है, 3 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 की घात n, 6 की घात n में अभाज्य गुणनखंड पांच की घात n उपस्थित नहीं है। क्या नहीं है? उपस्थित नहीं है। इसलिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए 6 की घात n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। ध्यान रखना, समाप्त नहीं हो सकता। कब होगा समाप्त? जब यहाँ पे इंटू में अगर 5 भी हो तो ही समाप्त होगा। नोट करो इसे। डिफिकल्ट तो नहीं लगा? कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस ऐसे क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। इनको बस आप घर पे जाके बार बार रिवाइज कीजिए, कोशिश कीजिए। बार बार कोशिश करोगे तभी आएगा। ऐसे क्वेश्चन आने वाले नहीं है। घर पे जाके बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी ये दिमाग में फिट होगा। कहते हो ये ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। क्या? लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ध्यान रखना, कोशिश करोगे तो कभी भी आपकी हार नहीं होगी। नोट करो इसे। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। सभी एक बार बोर्ड पर ध्यान दें। प्रश्न संख्या 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और ये संख्या दे रखी आगे जो भी है भाज्य संख्या क्यों है। यानी कि हमें सिद्ध करना है या व्याख्या करके बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए भाज्य संख्या क्या होती है। तो फर्स्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट डे के दिन मैंने आपको बताया था भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, सब मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर देख लो, आपकी भूलने की आदत होगी, शायद भूल गए होंगे। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह होती है जो दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है। दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में।
कैसी हो? दो संख्याओं के गुणनफल यानी गुणा के रूप में हो। जैसे मैंने क्या बताई थी आपको, भाज्य संख्या 4, 6, 8, 10, ये सब भाज्य संख्या है। क्यों? हमें पता है 4 है, इसमें 2 का भाग जाता है 2 बार, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 4 होगा। 2 से अधिक संख्याओं के गुणा के रूप में लिखी जा सकती है या 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखी जा सकती है। 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। यानी सब संख्याओं को हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं। वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसे हम गुणा के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे 7, 7 को 7 ही लिखा जा सकता है, इसके इंटू में 1 करोगे तो भी 7 आएगा, यानी ये 7 ही है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। जो 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, जो भी है सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अब पता चल गया आपको भाज्य संख्या क्या होती है। यानी कि अगर इसको संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, दो संख्याओं के इंटू के रूप में लिख सकते हैं, तो होती है भाज्य संख्या। अब आइए आप अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें दो संख्याएं दे रखी है या फिर दो पद दे रखे हैं। पहले तो ये लिख लो, क्या ज्ञात करेंगे हम? हल। पहले दे रखा हमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसे सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ये सारा का सारा पद इंटू के अंदर है, तो इसको कोष्टक के अंदर लिख दो, और ये 13 अलग है। तो आपको पता है ये तो इंटू के अंदर ये 13 है, तो मैं इसमें से और इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, कुछ भी। कुछ भी क्या? जो कॉमन है वो लेंगे, ये इधर भी 13 इधर भी 13, यानी मैं क्या कर सकता हूँ? 13 कॉमन ले सकता हूँ। तो 13 मैंने कॉमन लेके बाहर लिख लिया। अंदर क्या रहता? 7 इंटू 11, ये 13 बाहर आ गया प्लस, और ये 13 भी बाहर आ गया, तो क्या बचा? 1। 13 की जगह 13 रख दो। 7 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं 11 में 1 जोड़ो, पहले 7 को पहले गुणा सोल्व होता है, 77 प्लस 1। अब 13, 77 और 1 कितना होता है? 78। कोष्टक खोलूंगा, इंटू आएगा 78। इस पद को हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? 13 इंटू 78, यानी कि इन संख्याओं को सोल्व करने पर ये गुणा के रूप में आ रहा है। तो हमें पता है भाज्य संख्या क्या होती है? जो गुणा के रूप में है। अतः 77, सॉरी, जो भी संख्या में दे रखी है वो लिख देता हूं मैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 गुणनफल के रूप में है। या गुणा में है, वो भी लिख सकते हो आप। इसलिए क्या है? ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है ना आपको? ये क्या लिखा हुआ है? भाज्य लिखा हुआ है यहाँ पे, भाज्य। वापस लिख देता हूं, भाज्य। क्या है? ये भाज्य संख्या है। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा हमें? 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस का 5, ये दे रखा। अब देखो इनमें कोई कॉमन आ सकता है क्या? ये पूरा एक पद है, जो भी गुना में है क्या एक पद है, और इधर ये प्लस के 5 है, तो कॉमन प्लस के 5 यानी बाकी सभी को लिख दो। 7 इंटू 6 इंटू 5 बार कॉमन आ गया, इसको रहने दो। 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 5 भी बाहर आ गया, तो क्या बचा? 1। ये कोष्टक बंद। 5 का 5 सभी को मल्टीप्लाई कर लो। 7 42, 4 12, 12 19 24, 42 और 24 को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? 16, 4 4 दूनी 8, 8 6 10, 1 5 7 10, 1008। कितना प्राप्त हुआ? 1008 प्लस का 1, 5 का 5, 1008 और 1 जोड़ने पर ये 1009। समझ में आया यहाँ तक? कुछ नहीं, अभी तक हमने कैलकुलेशन की है। अब ये पद दे रखा है, हमें पूछा है ये जो भी पद दे रखा है ये क्या भाज्य संख्या है? क्यों है? तो भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसे हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं। 5 इंटू 1009, अतः ये पूरा पद लिख देता हूं मैं। 5 4 3 2 और 1 प्लस का 5,
गुणा के रूप में है, इसलिए ये एक क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वही होती है जो क्या होती है, दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणा के रूप में होती है। अब ये दो संख्याओं के गुणा के रूप में, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। नोट डाउन करो इसे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन जितना बड़ा आंसर उतना इसका छोटा है, ज्यादा लोड नहीं लेने का। क्वेश्चन को मैंने सिर्फ तोड़ मरोड़ के पेश किया है। शॉर्ट में क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पर। खेल का एक मैदान है जो वर्ताकार है, यानी खेल का मैदान हमें दे रखा है, कैसा है, वर्ताकार रूप में है। ठीक है, उसमें क्या, सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। सोनिया है, सोनिया यहां से स्टार्ट होती है और उसका एक चक्कर पूरा कितना का है, सोनिया का 18 मिनट का है। समझ में आया। और रवि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में, और यही चक्कर रवि कितने में लगाता है, रवि लगाता है 12 मिनट में। समझ में आया। एक स्थान से प्रारंभ करते हैं, यानी वो एक ही स्थान से एक ही दिशा के अंदर, इसी दिशा के अंदर प्रारंभ करते हैं चक्कर लगाना। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि सबसे पहले चक्कर कौन लगाएगा, रवि। तो इसको लग रहे 12 मिनट और इसको लग रहे 18 मिनट। रवि यहां से स्टार्ट होगा तो 12 मिनट होते रवि यहाँ पूछ जाएगा, और जब 18 मिनट होगी तब सोनिया यहाँ पूछेगी। यानी कि जब दोनों वापस मिलेंगे तो यह तो फिक्स है कि 18 और 12 से तो ज्यादा ही टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि रवि 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और रवि यहाँ जाएगा 12 मिनट में ये पहुंच जाएगा। तब सोनिया 12 मिनट में यहीं पर रहेगी, यहाँ के आसपास रहेगी। सोनिया को यहाँ आने में लगेंगे 18 मिनट, तब तक रवि यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसा करते करते चक्कर लगाते लगाते, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, कितने चक्कर में जाकर ये वापस यहाँ मिलेंगे। तो हम देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 18 और 12 दे रखा। डिटेल से लिख देता हूं। सोनिया कितने चक्कर लगाती है, कितने मिनट लगेगी सोनिया को, 18 मिनट एक चक्कर में, और रवि को 12 मिनट लगेगी एक चक्कर में। जब ऐसा वर्ताकार रूप में पूछा जाए और चक्कर लगाया जाए तो हम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। किसका ज्ञात करेंगे, एलसीएम हमें ज्ञात करना होगा 18 और 12 का। तो ज्ञात कर लो। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, टुकड़े, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, जिन्हें हम बोलते हैं टुकड़े। 2 का भाग 18 के अंदर दो 9 बार, 3 में किसका भाग देगा, 3 बार, कितनी बार, 3 बार, 3 के अंदर 3 का भाग 1 बार। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 12 में सबसे छोटी संख्या 2 का भाग दो, कितनी बार देगा, 6 बार। 6 के अंदर 2 का भाग दिया तो 3 बार, 3 के अंदर 3 का भाग 1 बार। ठीक है, यहाँ तक। अब लिख लो इनको। 18 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 3 3, यानी कि 2 इंटू 3 2 बार है तो मैं 3 का स्क्वायर कर देता हूँ। इस लाइन को ऐसे कीजिए, 3 का स्क्वायर। और 12 की गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 2 और 3, यानी 2 2 बार है तो मैं 2 का स्क्वायर कर देता हूँ और इंटू 3। ये समझ में आ रहा है ना, 2 का स्क्वायर क्यों किया, ये 2 का स्क्वायर का मतलब 2 2 बार है, ये एक ही, इसलिए। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ नहीं करना है इस बार, ओनली एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम सभी पद लिख दो। क्या है इसके अंदर, 2 है 3 है, बस दोनों के अंदर 2 और 3 ही तो है। 2 और 3, 2 और 3, एक एक बार लिखना है, हमें पता है। एक बार 2 लिख दिया, एक बार 3 लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, एलसीएम के अंदर क्या लेते हैं, घात छोटी लेते हैं बड़ी लेते हैं, बड़ी घात लेते हैं। इधर देखो 2, इस 2 के अंदर बड़ी घात किसकी, इसकी, कितनी है 2, और 3 की घात कितनी है 2 बड़ी। लिख लो, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 चौक 36, यानी कि 36 मिनट। 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर वापस मिलेंगे। इसके अंदर हमने 80 ज्ञात क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको कॉमन सेंस में ये पता होगा 18 और 12 का 80 ज्ञात करेंगे तो 80 हमेशा छोटा आता है, तो 18 और 12 से भी छोटा 80 आएगा, यानी कि 80 ज्ञात करेंगे तो 2 और 3 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा, यानी 6 मिनट के अंदर तो वो मिलने से, क्योंकि एक चक्कर में उनको 12 मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं, तो 6 मिनट में वो कैसे मिल पाएंगे। इसलिए हमें 80 ज्ञात नहीं करना, एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा।
नहीं आए तो वो रिवाइज कीजिए, कोशिश कीजिए, बार बार इसकी घर के अंदर प्रैक्टिस कीजिए, रफ कॉपी में इनको बार बार मिलाइए क्वेश्चन को, अपने आप आपके समझ में आएगा। और रिवाइज कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।